वेलकम टू इंग्लिश आवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का एक बेहद इंपॉर्टेंट पोयम जिसका नाम है माय मदर एट 66। इसको लिखा हुआ है कमला दास। कमला दास मलयालम लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम है। उनको कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और इंग्लिश में भी लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। मार्च 1934 में वो बॉर्न हुई थी और मई 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट नॉवेल्स हैं उनके, पोएम्स हैं उनको, जो आज भी लोग बात पढ़ते हैं और बहुत ही इज्जत से उनको देखा जाता है, चाहे वो मलयालम लिटरेचर हो चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो। ये पोएम भी बहुत करीब था उनके दिल के और वो अक्सर सेपरेशन के बारे में, जो अकेलापन था उसके बारे में वो लिखती थी। ये पोएम कहीं ना कहीं उनके दिल के दर्द को बयां करता है कि जब माँ से वो बिछड़ जाएंगी या माँ की एज हो चुकी है और एक न एक दिन ऐसा होना ही है, तो क्या होगा। हम इस पार्ट में देखेंगे कि क्या टाइटल है, क्या थीम है और क्या पोएटिक डिवाइसेस इस पूरे पोएम में इस्तेमाल की गई है। अगर मैं टाइटल की बात करूं तो टाइटल एक बेहद एप्ट टाइटल है, जहां उस मदर के एशन फेस की बात कर रही है। पेल वाइसेस यानी होता है फेस, एशन मतलब ऐश यानी राख। तो उनकी मदर का चेहरा पीला पड़ चुका हुआ है। इवन देखिए अभी वो जस्ट 66 है, इवन दो कि ये बड़ी एज है, लेकिन ऐसी एज नहीं है जहां हम किसी के डेथ के बारे में सोच सकें। लेकिन उनकी मदर इल है, एजिंग है, और जैसा कि हम जानते हैं मैन इज मॉर्टल, एक न एक दिन तो बिछड़ना ही है। और ये टाइम ऑलरेडी सेपरेशन का है, जब वो जाती है अपने मदर के घर और मदर के घर से वापस एयरपोर्ट जा रही हुई है, और जब वो कार में दोनों एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है, तो उनके दिल में ये, दिमाग में कहीं ये बात आती है कि मेरी माँ धीरे धीरे एज हो रही है, शायद ऐसा हो सके कि उनकी डेथ हो जाए, मैं उनसे मिल पाऊं या ना मिल पाऊं। तो एक बेहद ऐप्ट टाइटल है जहां उनके मदर की बीमारी को शो करते हुए, उनके एज को शो करते हुए, उनके इलनेस को शो करते हुए अपने दर्द को उन्होंने छुपाया हुआ है, कहीं शो नहीं किया अपने दर्द को, बिल्कुल अपने दर्द और अपनी इमोशंस को कंटेन कर लिया हुआ है। अगर मैं थीम की बात करूं तो एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्यादातर पोएम्स जो कमला दास ने लिखी हुई है वो उनके पर्सनल रही हुई है और दिल के बेहद करीब लिखी हुई है, जहां वो सेपरेशन के बारे में कई बार उन्होंने ज्यादा लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे वो मलयालम लिटरेचर हो। तो इसमें भी उन्होंने फियर ऑफ लॉस या सेपरेशन या पैंग्स ऑफ सेपरेशन, जो दर्द है बिछड़ने का, क्योंकि यूजुअली जो लड़कियां होती हैं वो अपने जीवन में अपने परिवार से दो बार बिछड़ती हैं। एक शादी के वक्त वो अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा दर्द होता है उनके लिए। एक बिल्कुल पुराने, एक ढले हुए माहौल से बिल्कुल एक नए माहौल में जाती हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, मैन इज मॉर्टल, हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जानी हुई है। तो वो दो पेन जो होता है उनके लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ दोनों ही फीमेल है और दोनों के ही ये दर्द है कि हाँ बिछड़ जाएंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के को अपना दर्द नहीं दिखाते हुए अपने इमोशंस को कंटेन किए हुए हैं। जहां तक मैं बात करूं पोएटिक डिवाइसेस की, तो इस पूरे के पूरे पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं आरटीसी कराऊंगा कि कौन से आरटीसी में कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इन ऑल जो इस्तेमाल हुआ है वो है सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन एंड हाइपरबोल, एंड लास्ट में है टोटोलॉजी। इसमें आपके लिए टोटोलॉजी नया होगा। टोटोलॉजी का मतलब, जहां आपने देखा होगा वैन पेल फेस एक जिक्र आता है, जब एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से बताया जाए, दो अलग अलग फॉर्म में बताया जाए, तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। पोएम की खूबसूरती ये है कि इस पोएम को मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। मोनोलॉग का मतलब है कि बिना किसी फुल स्टॉप के इस पूरे पोएम को आप कॉमा में देखोगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस पोएम को, जो कि यूजुअली नहीं मिलती है। तो पहले आरटीसी को पिक करके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं और कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे जो डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। इट मींस कि जो राइटर है वो अपने मदर के घर उनसे मिलने आई थी, अपने मायके आई हुई थी, और मायके से मिलने के बाद वो वापस अपने ससुराल जा रही है, वो कहीं भी जा सकती है। तो क्या कहते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग, यानी वो कहां जा रही है, कोचिंग जा रही है। कौन से दिन जा रही है, लास्ट फ्राइडे को, जब अपने माँ के घर से वो कोचीन जा रही थी। कैसे जा रही थी, एयरपोर्ट से जा रही थी, वो एयरपोर्ट जा रही थी और उनकी मदर उनके साथ कार में बैठी हुई है और वो उनकी मदर उनको छोड़ने जा रही है एयरपोर्ट तक। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी, तो क्या हुआ, मॉर्निंग वो अपने माँ के बगल में बैठी हुई है और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है ऑब्वियसली। और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनकी माँ का, इसलिए बहुत दुख होता है जब हम एक दूसरे से बिछड़ते हैं, और वो पेन उनकी मदर के चेहरे पे कंप्लीटली विजिबल है। डोज यानी होता है झपकियां लेना, वो एक एजेड हो चुकी हुई है और उनके चेहरे पे ये कंप्लीटली विजिबल है, वो डोजिंग कर रही है, झपकियां ले रही है।
फिर क्या कहता है, ओपन माउथ है, यानी उनको अपने सेंसेस पे पूरा कंट्रोल नहीं है। और ये तब होता है जब बंदा धीरे धीरे, कोई भी इंसान जब धीरे धीरे एजेड होता है तो उनको अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रह जाता। तो क्या हो रहा है, वो ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला रह गया हुआ है। हर फेस एशन, यानी उनका चेहरा क्या पड़ चुका हुआ है, ऐश, ऐश यानी होता है राख, और राख की तरह से पीला पड़ चुका है। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी ह्यूमन डेड बॉडी से कंपैरिजन कर दिया। देखिए बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन ह्यूमन डेड बॉडी से कर दिया हुआ है कि वो लाश की तरह से उनका चेहरा पीला पड़ चुका हुआ है। पोएटिक डिवाइस क्या है, लाइक और एज, दो प्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, तो हम उसको सिमिली बोलते हैं। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है, प्रॉप इस्तेमाल किया गया है, यानी सहारा लिया गया हुआ है लाइक और एज का, तो इसका मतलब यहाँ जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमिली है। तो क्या कहता है, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी उनका चेहरा है लाश की तरह से पीला हो चुका है। इसका मतलब बहुत बुरी हो चुकी हुई है और जल्दी ही वो इलिंग है, बुजुर्ग हो चुकी है, फीबल है, कमजोर है, वीक है। एशन है उनका फेस, तो वो विदर्ड है, मुरझाया हुआ चेहरा है, चेहरे पे कोई चमक नहीं है, लिविड हो चुका है उनका चेहरा, शाइन नहीं है। तो वो अपनी जो चेहरे की चमक है वो होती जा रही है, इसका मतलब है वो बूढ़ी होती जा रही है। एंड रियलाइज विद पेन, और ऑब्वियसली उनको, उस राइटर को ये रियलाइज होता है जल्दी ही और दर्द के साथ रियलाइज होता है कि अब बहुत दिन नहीं है उनकी इस दुनिया में, और शायद एक न एक दिन, जैसा मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, उनको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, फिर पोएटिक डिवाइस है, जितनी बूढ़ी वो दिख रही है एक्चुअली वो उतनी बूढ़ी है, यानी काफी बूढ़ी हो चुकी हुई है। बट सूट पुट दैट थॉट अवे, ये कहने के साथ कि मैन इज मॉर्टल, यानी इस दुनिया में से हर आदमी को एक न एक दिन जाना ही है, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल जीना नहीं छोड़ देते हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि ये एक तय सच्चाई है, हर किसी को जाना है। हम क्या करते हैं, अपने पेन्स को, अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं और दूसरे को जितना खुश कर सकते हैं उतना खुश कर सकते हैं। तो ये चाहते हुए कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरी माँ रोएगी, अपनी माँ को न रोता हुआ देखने के लिए वो अपने इमोशंस को कंटेन करती हैं और स्माइल करते हुए अपने पेन को हाइड कर लेती है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, टाइम इज द बेस्ट हीलर, यानी समय जो होता है सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, वो आपके किसी भी दर्द की, किसी भी परेशानी का इलाज होता है। आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते हो, आप हमेशा खुश नहीं रह सकते हो। उन्होंने भी अपने मूड को चेंज किया, क्योंकि अगर वो दुखी होती तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को सेंस करके माँ दुखी होती, और एक बेटी कभी भी अपने माँ को दुखी नहीं देख सकती, या माँ भी कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। तो उन्होंने क्या किया, फॉर द चेंज ऑफ मूड, अपना मूड चेंज करने के लिए, जुबिलिएशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखा। चेंज के लिए, फॉर द चेंज ऑफ मूड, क्या देखा उन्होंने, पुट दैट थॉट अवे, कौन सा थॉट दूर किया उन्होंने, ये थॉट कि मैं मदर से दूर होने वाली हूँ, या ये थॉट कि मेरी मदर एजिंग है और हम जल्दी ही सेपरेट हो जाएंगे। इस थॉट को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप आइंस्टाइन का रूल पढ़ सकते हैं कि वो कार में आगे जा रही थी तो वो तो स्टिल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेड़ पीछे जा रहे थे। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देख रही थी जो पेड़ है वो बहुत तेजी से आगे जा रही है, तो जो पेड़ है वो पीछे आगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल होता है, दो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल होता है। एक होता है पर्सोनिफिकेशन, जो कि आप किसी भी बुक में आप सर्च करोगे आपको दिखाई देगा पर्सोनिफिकेशन, यानी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को एक ट्री को रिलेट किया गया है। इसलिए ह्यूमन एट्रीब्यूट्स क्या है, स्प्रिंटिंग किसकी आदत होती है, ह्यूमंस का नेचर होता है, उस ह्यूमन एट्रीब्यूट को रिलेट किया गया है ट्री से, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूं यहाँ पे कि हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक अतिशयोक्ति की गई है, एक्सोजरेट किया गया है, क्योंकि पेड़ कभी भाग नहीं सकते और यहाँ पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ दो पोएटिक डिवाइस हो सकते हैं, एक पर्सोनिफिकेशन दैट इज ट्रू, और दूसरा हाइपरबोल है, क्योंकि एक्सोजरेट करके दिखाया गया हुआ है कि पेड़ यहाँ भागते हुए दिखाया गया है। और उनका चेंज ऑफ मूड कैसे हुआ, चेंज ऑफ मूड तब हुआ जब उन्होंने बच्चों को देखा, जब छोटे बच्चों को उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनका चेंज ऑफ मूड हुआ। द मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं, और छोटे बच्चों को देख के हर किसी को खुशी होती है, हर किसी का मूड चेंज हो जाता है। तो उनका मूड भी चेंज हो गया, तो जो रास्ता था वो आसानी से कट गया और उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ा। सो द मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे उनके जो घरों से बाहर निकल रहे थे उनको देख के जो राइटर है उनका मूड चेंज हो गया, फॉर द टाइम बीइंग ठीक हो गया। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फाइनली वो एयरपोर्ट पहुंच गई, और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब फाइनल टाइम उन्होंने उस जर्नी के टाइम पे फाइनली उन्होंने अपनी मदद को देखा, तो उन दोनों को ये जो दर्द था उनके चेहरे पे एकदम विजिबल था, टेंजिबल था, क्लियरली सीन था,
लेकिन दोनों ने ही अपने इमोशन को कंटेन किया कि अगर एक रोया तो दूसरे को आंसू आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्माइल किया और फिर सेपरेट हो गए। फिर क्या कहते हैं, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी फाइनल जब सिक्योरिटी चेक हुआ और वो अपनी मां से अलग होने वाली थी तो मां बेहद निराश खड़ी थी, डिस्पोंडेंट लुक था उनके चेहरे पे, बहुत उदास थी उनके चेहरे पे, लेकिन फिर भी वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा शो नहीं किया कि उनको बहुत दुख है। आई लुक अगेन एट हर, मैंने दोबारा, यानी आई यानी कौन है यहाँ पे, देखिए ये पोएम जो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी मोनोलॉग के अलावा ये पोएम है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी राइटर ने अपने आप को सेंट्रल थीम में रख के आई के साथ इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पोएम है मोनोलॉग के फॉर्म में भी लिखा गया हुआ है कि पूरा का पूरा पोएम कॉमा के सेंस पे चला हुआ है, तो ये मोनोलॉग है। और मोनोलॉग के अलावा यही पोएम मैं कह रहा हूं कि आपका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। आई लुक अगेन एट हर, वैन पेल, मैंने क्या कहा, कौन सा पोएटिक डिवाइस यहां इस्तेमाल हुआ है, टॉटोलॉजी। अब ये आता है कि भाई ये कौन सी नई बला है, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेम चीज को डिफरेंट वर्ड्स के साथ अगर एक्सप्रेस किया जाए या बार बार रिपीट करके बोला जाए सेम चीज को, उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। है क्या, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस को ही अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। कभी वैन यानी मतलब होता है लिविड पेल, जो चीज का रंग फीका पड़ जाए, जर्द हो जाए, वो दैट इज कॉल्ड वैन। सो वैन पेल यानी उनके चेहरे की जो स्किन टोन है वो प्रॉपर नहीं है और येलोइश पड़ चुकी हुई है, और ये शो कर रहा है कि शी इज इल, शी इज वीक, शी मे बी सिक। आइए इस पोएम का लास्ट स्टैंजा करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है इनका। I look again at her van pail, मैंने बता दिया कि यहाँ जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है वो टॉटोलॉजी इस्तेमाल हुई है। और अगर आप पोएटिक डिवाइस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे चैनल पे ही बनी हुई पोएटिक डिवाइसेस की बहुत अच्छी वीडियो मुकेश सर की बनाई हुई, उसमें आपको पोएटिक डिवाइस की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, आई लुक अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी किससे कंपैरिजन किया गया है, उनका कंपैरिजन किया गया हुआ है लेट विंटर्स मून। अब मैं लेट विंटर्स मून की बात करूं तो विंटर में, सर्दियों में क्या होता है, फॉगी होता है, पूरा सीजन जो होता है फॉगी होता है। और जो वेनिंग मून से कंपैरिजन किया गया है, किसका कंपैरिजन, उनके चेहरे का कंपैरिजन वेनिंग मून से किया गया हुआ है, जो कि अपना शाइन खो देता है, चामनेस हो जाता है। जो मून है वो शाइन कम हो जाता है, लिविड हो जाता है, उसकी शाइन कम हो जाती है, वो वेनिंग मून है, ढलता हुआ चांद है और बहुत जल्दी ढल जाता है, यानी सर्दियों में दिन छोटा होता है और 5 या 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो उसी से उनके चेहरे का कंपैरिजन किया गया है। और कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अगेन यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, as late winter's moon and felt that old familiar ache, मैंने फिर वो familiar ache फील किया। वो familiar ache क्या है, पेन ऑफ सेपरेशन। हर पड़ाव पे लड़कियां जो होती हैं वो पहले उनको डर होता है कि वो अपनी माँ से शादी के बाद बिछड़ जाएंगी, या शादी के बाद जब भी वो माँ से मिलने जाती हैं तो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती हैं, बहुत दिनों तक वो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाती हैं। उसके बाद एक फाइनल टाइम आ जाता है जब वो माँ से बिछड़ ही जाती हैं, तो उनके पास जो सेपरेशन का डर रहता है वो कई बार रहता है कि शादी के बाद तो बिछड़ना ही है और एक परमानेंट सेपरेशन हो जाता है। तो कहते हैं वो ओल्ड फैमिलियर एक क्या है, वो ओल्ड फैमिलियर एक जो दर्द है वो ये है कि पेन ऑफ सेपरेशन, जो बिछड़ने का दर्द है उस सेपरेशन की ही बात कर रही है, उसी लॉस की बात कर रही है जो सेपरेशन के बाद होगा, जो लॉस होता है, इमोशनल लॉस जो होता है उसी की बात। माय चाइल्डहुड फियर, वो बचपन का दर्द क्या है, वो पेन ऑफ सेपरेशन है कि आपको अपनी माँ से बिछड़ना ही है। कितनी बार, 2 बार। एक आप शादी के वक्त बिछड़ते हो, दूसरा जब माँ की डेथ होती है तब आप बिछड़ते हो। तो वो जो इमोशनल लॉस है उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो उनके चेहरे पे कंप्लीटली विजिबल है, उसी की बात कर रही है माय चाइल्डहुड फियर। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि वो चाइल्डहुड फियर क्या था, तो चाइल्डहुड फियर और कुछ नहीं, वो सेपरेशन था, जो उनको डर था कि मैं अपनी माँ से बिछड़ जाऊंगी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अब यहां पे आप देखोगे कि पोएटिक डिवाइस कौन सी है, एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो ये एक एलिटरेशन है। जहां फर्स्ट लेटर रिपीट करता है सेंटेंस में उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। लेकिन अब देखो ऐसा है कि अब दोनों ही पेनफुल हैं, दोनों ही बिल्कुल रोने को तैयार हैं, ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ क्राइंग है, और कब रोने पता नहीं है। इमोशनली दोनों ही भरी हुई हैं, इमोशनली फिल्ड हैं, लेकिन अपने आंसू को कंटेन किए हुए हैं, अपने इमोशंस को कंटेन किए हुए हैं। और अगर माँ रोई तो बेटी रोएगी,
अगर बेटी रोई तो मां रोएगी, और दोनों ही ये नहीं चाहेंगे कि एक दूसरा कोई रोए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है अपने पेन को छुपाने का, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप स्माइल करो। तो क्या किया उन्होंने, बट ऑल आई सेड, मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो डिलेमा में है। ये जब वो लाइन कह रही है बेटी, तो वो श्योर नहीं है कि क्या वो दोबारा अपनी मां से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उनकी एजिंग को देखते हुए और उनकी हेल्थ को देखते हुए वो श्योर नहीं है कि वो अपने मां से मिल पाएगी। ये भी डर है उनके, पेन ऑफ सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, कि ये भी डर है कि वो मिलेंगी उनसे या नहीं मिलेंगी। ऑल आई डिड, तो उस पेन को कवर अप करने के लिए, उस पेन को हाइड करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि कहीं आंसू ना निकल आए। तो उन्होंने क्या किया, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये कंटिन्यूएशन में लाइन जाती है कि मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, इस बिलीफ में, इस होप में, इस विश्वास में कि मैं अपनी मां से मिलूंगी और जरूर मिलूंगी, मैं अगली बार आऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने फेस, अपने पेन को कवर अप करने के लिए, अपने पेन को हाइड करने के लिए उन्होंने मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सेम वर्ड रिपीट कर रहा है, तो यहां पे रिपीटिशन इस्तेमाल की गई है इस पोएटिक डिवाइस में। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। मैंने वर्ड बाय वर्ड सारे पोएटिक डिवाइसेस, सारा थीम, सारा इसका टाइटल, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हमें डिस्कस करना चाहिए, अगर अंत तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम आपके लिए इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।